नमस्कार। एमए प्रीवियस का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें कल मैंने आप लोगों को अरस्तु के जीवन का सामान्य परिचय और राज्य के बारे में विचारों के बारे में बताया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको अरस्तु के नागरिकता से संबंधित विचारों के बारे में बताऊंगी। कल जैसे हमने चर्चा की थी कि राज्य के उद्देश्य और कार्यों के बारे में अरस्तु का यही कहना था कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अति आवश्यक है। राज्य आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करता है और इसी के साथ साथ वो श्रेष्ठ जीवन प्रदान करता है। पॉलिटिक्स उनकी महत्वपूर्ण रचना है और पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में उन्होंने राज्य को नागरिकों का समूह बताया। नागरिकों के या नागरिकता के सिद्धांतों की भी उन्होंने चर्चा की और अरस्तु ने स्वयं ही ये कहा कि नागरिक कौन है। सबसे पहले वह इस प्रश्न का निषेधात्मक दृष्टि से विचार करता है, यानी वो बताता है कि नागरिक कौन नहीं है, और उसके बाद में वो स्वयं अपने विचार व्यक्त करते हैं कि नागरिक हम किसे मानेंगे। किस किस को हम नागरिक नहीं मान सकते उसके बारे में अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए और ये कहा कि केवल निवास करने से कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी और दास भी राज्य में रहते हैं। इसके अलावा अभियोग चलाने का अधिकार भी नागरिकता प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह अधिकार विदेशियों को भी संधि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और जिनकी नागरिकता छीनी गई है या जिन्हें देश निकाला मिल चुका है, उनको भी हम नागरिकों की श्रेणी में नहीं रखेंगे। और इसी के साथ किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक के संतान होने में भी कोई नागरिक बन सकता है, क्योंकि कोई नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि यह लक्षण पुराने राज्यों के विषय में तो ठीक हो सकता है, किंतु नए राज्यों के बारे में यह नागरिकों पर लागू नहीं हो सकता। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो जाता है, वरन वह इस संबंध में व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता को महत्व देता है। तो अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। लोकतंत्र के लिए वह इस लक्षण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो राज्य के न्याय संबंधी तथा विचार संबंधी यानी कानून निर्माण के कार्यों में भाग लेता है। तो इस तरह से यदि हम देखें नागरिक किसे कहते हैं, तो नागरिक के संबंध में अरस्तु के विचार वर्तमान समय के विचार से बहुत अधिक अलग हैं। उनका नागरिक वर्तमान समय के नागरिक की भांति केवल मतदाता ही नहीं है, वरन वह शासन के कार्यों में वास्तविक रूप में भाग लेने वाला, क्रम से शासक और शासित बनने वाला, कानून निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने वाला व्यक्ति है। नागरिक के संबंध में उनकी यह धारणा तत्कालीन यूनानी राज्यों की प्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुरूप है। एथेंस में शासन संबंधी मामलों पर विचार के लिए इक्लेशिया नामक सभा होती थी तथा न्याय कार्य के लिए हेलिया नामक सभा होती थी, जिसमें 30 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले नागरिक भाग लेते थे। तो इस तरह से नागरिक वही कहलाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेता था। लेकिन वर्तमान में यह संभव नहीं है, क्योंकि पहले यूनानी नगर राज्य बड़े छोटे छोटे हुआ करते थे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र था, कम जनसंख्या थी, इसलिए यह संभव होता था कि लगभग प्रत्येक नागरिक को चाहे न्याय कार्य में भाग लेने का मौका मिले या प्रशासनिक कार्यों में या कानून निर्माण में, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका होती थी।
इसलिए उन्होंने उसी दृष्टिकोण के आधार पर नागरिकता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान में क्योंकि बहुत विशाल जनसंख्या वाले देश होते हैं, उनमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तो संभव ही नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटन ऐसे हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है वर्तमान में भी। लेकिन नागरिकता के संबंध में यदि हम देखें तो अरस्तु के विचार हमें उचित नहीं जान पड़ते और ये वर्तमान में संभव भी नहीं है। हालांकि उस समय उन्होंने नागरिकता के लिए कुछ गुणों के बारे में भी बताया कि कौन कौन से गुण होने चाहिए और नागरिकता किन्हें प्राप्त होनी चाहिए। अरस्तु प्लेटो के ही समान नागरिकता को सीमित रखने के पक्ष में है। उनके अनुसार शासन के न्यायिक तथा कानूनी कार्यों को संपादन करने के लिए अत्यधिक विकसित बुद्धि, नैतिक शक्ति तथा व्यावहारिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। उसे शासक और शासित दोनों ही रूपों में कार्य करने वाली क्षमता प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति द्वारा ये गुण केवल उसी स्थिति में प्राप्त किए जा सकते हैं जबकि इसके पास अवकाश हो। अरस्तु के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखना कि अवकाश का मतलब छुट्टियां नहीं है, वरन इन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप साध्य है, साधन नहीं। जैसे खानों में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, साध्य नहीं है। जबकि ज्ञान, चित्रकला और राजनीति आदि कार्य अपने आप में ही साध्य है। अरस्तु का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन के कार्य में लग जाती है, दूसरे शब्दों में जिन्हें अवकाश नहीं मिलता, वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकते। तो इस तरह की विचारधारा के आधार पर उन्होंने व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में वे हैं और उन्होंने ये कहा कि संपत्ति विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह वर्ग गुणों का विकास नहीं कर सकता और इसकी राज्य के कार्यों में रुचि भी नहीं होती। इसके अतिरिक्त संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य के प्रबंध का कोई अनुभव भी नहीं होता, इसलिए जिनके पास संपत्ति नहीं है वो नागरिक नहीं हो सकते। दूसरी बात वो कहते हैं कि दासों को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि वे पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता, उनके पास अवकाश भी नहीं होता। देखिए, जब भी हम दास प्रथा पढ़ते हैं अरस्तु की, तो उन्होंने दासों के बारे में या दास प्रथा के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा और उन्हें एक परिवार का अंग माना, एक हिस्सा माना। हालांकि उनके इन विचारों की काफ़ी आलोचना भी हुई है और उन्होंने दास को यहाँ तक कि संपत्ति भी मान लिया था और इसलिए उन्होंने दास को नागरिक नहीं माना और ये कहा दास नागरिक नहीं हो सकते। श्रमिक वर्ग के व्यक्तियों को भी वह इस कारण नागरिकता से वंचित करना चाहता है कि उनके पास अवकाश नहीं होता, अर्थात समय नहीं होता। वे नागरिकता के गुण विकसित करने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें हम दास नहीं मान सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि संपत्ति प्राप्त करने के जो अप्राकृतिक उपाय है, जैसे सूदखोरी आदि में संलग्न व्यक्ति है, उनको भी हम नागरिक नहीं मान सकते या उन्हें नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्त्रियों और बच्चों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता हीनतर स्तर की होती है। इस बात की भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई है कि उन्होंने स्त्रियों और बच्चों को नागरिक नहीं माना। सभी वृद्ध व्यक्तियों को भी नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता हीनतर स्तर की हो जाती है। तो नागरिकता के बारे में किसे नागरिक नहीं माना जाना चाहिए, इसके बारे में भी अरस्तु ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हालांकि कुछ बातें उनकी उचित जान प्रतीत होती है, लेकिन जैसे वृद्ध है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको उन्होंने नागरिक नहीं माना, या जो श्रमिक है उनको नागरिक नहीं माना, जबकि इनकी भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक राज्य में।
इसलिए उनके इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई है और ये कहा गया कि यह अत्यधिक सीमित और संकुचित धारणा है। नागरिकता के संबंध में अरस्तु की धारणा अत्यधिक सीमित है, क्योंकि जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को वह नागरिकता से वंचित कर देता है। वह दासों को, श्रमिक, व्यापारिक, वृद्धों, स्त्रियों व बच्चों को नागरिकता से वंचित रखने के पक्ष में है और एक राज्य इन सभी के लाभ से वंचित हो जाता है, इनकी योग्यता के लाभ से वंचित हो जाता है। और व्यक्तियों को उनकी नागरिकता से वंचित करना उनकी उन्नति में बाधक बनना है। इसलिए उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं वो उचित नहीं है। श्रमिक और व्यापारियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का तो कोई भी औचित्य नहीं है, क्योंकि वे राज्य के जीवन में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका अदा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भूमिका होती है, प्रत्येक वर्ग की अपनी भूमिका होती है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि चाहे उस राज्य का निवासी कुछ भी करता हो, किसी भी तरह का कार्य करता हो, हम नागरिकता को लेकर उसे वंचित नहीं कर सकते यदि उस राज्य का विकास करना है या उस व्यक्ति का विकास करना है। तो फिर जैसे प्रतिनिध्यात्मक शासन में भी अपनाना संभव नहीं। अरस्तु नागरिकों को कानून निर्माण और जूरी के सदस्य के कार्य प्रदान करता है, परंतु वर्तमान समय के प्रतिनिध्यात्मक शासन वाले कार्य में अरस्तु के इस आदर्श को अपनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस वर्तमान दृष्टि से यदि देखा जाए प्रशासनिक या कानूनी किसी भी तरह का वो कानून निर्माण नहीं हो सकता, या प्रत्येक व्यक्ति शासनिक कार्यों में भाग नहीं ले सकता। तो कई बार जान पड़ता है कि अरस्तु का यह दृष्टिकोण धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिनके पास में संपत्ति है वो नागरिक होंगे। तो नागरिकता का आधार संपत्ति को रखना उचित नहीं जान पड़ता और निश्चित रूप से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों पर यह लागू हो ही नहीं सकता। अनेक वर्गों और गुटों में उन्होंने बांट दिया है प्रत्येक व्यक्ति को, जो कि उचित नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी वर्तमान में बहुत अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं और इन राज्यों पर किसी भी तरीके से अरस्तु का ये सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। और जब वो कहीं संपत्ति वाले, कहीं श्रमिकों की बात करता है, कभी व्यवसाय की बात करता है, कभी महिलाओं को अलग, श्रमिकों को अलग, व्यापारियों को अलग, तो ये ऐसा लगता है कि एक राज्य को उन्होंने विभिन्न वर्गों में बांट दिया है और अलग अलग वर्गों में बांटने के कारण उन्होंने इसी आधार पर नागरिकता की अपनी परिभाषा भी दी है, जो कि उचित नहीं जान पड़ती। तो इस तरह अरस्तु की नागरिकता संबंधी धारणा सैद्धांतिक दृष्टि से ना तो हम उसे सही कह सकते और व्यवहार में भी इसे नहीं अपनाया जा सकता। धन्यवाद।